नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। सीरिया की राजधानी दमिश्क में घुसे विद्रोही, दमिश्क छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद। विद्रोहियों ने सेडनाया की जेल से कैदियों को किया आजाद। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन। भाजपा की ओर से पूर्व स्पीकर राहुल नार्वेकर का नाम आगे। कल होगा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। चुनावी नारे के बाद आज से सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की परिवर्तन यात्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बहरीन के दौरे पर। आज मनामा डायलॉग में होंगे शामिल। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज से रूस के 3 दिवसीय दौरे पर। और शतरंज विश्व चैंपियनशिप में डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच 11वीं बाजी आज। कल लगातार 7वीं बाजी रही ड्रॉ। तो आपको बता दें कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर अज्ञात जगह पर भाग गए हैं। सीरियाई सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति दमिश्क चले गए हैं और ये घटनाक्रम ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि विद्रोहियों का कहना है कि राष्ट्रपति असद अभी भी राजधानी में है। विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने कुख्यात दमिश्क जेल में सेंध लगाई है और टेलीग्राम पर बताया है कि सेडनाया जेल में अत्याचार के युग का अब अंत हो गया है। तो वहीं ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सेडनाया जेल के दरवाजे उन हजारों बंदियों के लिए खोल दिए गए हैं जिन्हें शासन के दौरान सुरक्षा तंत्र द्वारा कैद किया गया था। तो ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। सीरिया में बीते 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना में जारी संघर्ष के बीच विद्रोही लड़ाके दमिश्क में घुसे और इस तरह से असद अब किसी अज्ञात स्थान पर भाग गए हैं, ये कहा जा रहा है। तो आपको बताते हैं कि क्या कुछ है सीरिया की दरअसल पृष्ठभूमि। जुलाई 2000 से बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं। मार्च 2011 में किशोरों के एक समूह ने दक्षिणी सीरियाई शहर डेरा में सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में इस दौरान कई लोग मारे गए। घटना के बाद सीरिया भर में विरोध फैल गया। तो राष्ट्रपति बशर अल असद से पद छोड़ने की मांग तेज होने लगी। तो सीरिया की हम ये जो संकट की जो पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई वो बता रहे हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद के पद छोड़ने की मांग इस दौरान फिर तेज होने लगी और फिर इसके लिए विद्रोह के स्वर जो है वो उठने लगे। लेकिन मांग को ठुकराते हुए असद ने विदेशी षड्यंत्र का इस पर आरोप लगाया और इस मांग को नहीं माना। मांग को ठुकरा दिया और विदेशी षड्यंत्र का आरोप लगाया। वहीं असद ने आंदोलन में इस्लामवादी अपराधी विदेशी एजेंट के शामिल होने का भी दावा किया और धीरे धीरे देश के कुछ हिस्सों में सरकार के विरोध में लोगों ने हथियार भी उठा लिए। तो इस तरह से ये संकट की पृष्ठभूमि तैयार हुई। हिंसक घटनाक्रम से गृहयुद्ध की चिंगारी तेज होने लगी। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लड़ रहा विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम आतंकी संगठन अल कायदा की शाखा रहा है। हालांकि बाद में इस संगठन ने खुद को अल कायदा से अलग कर लिया था। इस गुट का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जौलानी द्वारा किया जा रहा है, जिसे बेहद कट्टरपंथी माना जाता है। एचटीएस ने साल 2016 में अल कायदा से अपना नाता तोड़ लिया था और जोलानी ने खुद को गुट का नेता घोषित कर दिया था। पश्चिमी देश एचटीएस को आतंकी संगठन मानते हैं।
आपको बता दें कि सीरिया के 4 शहरों पर विद्रोही समूह का कब्जा हो गया है और राष्ट्रपति बशर अल असद का जो मजबूत किला है वो दमिश्क, वो भी ढहने की कगार पर कह सकते हैं ऐसे। कौन है अबू मोहम्मद अल जौलानी, इनके बारे में आपको बता रहे हैं। हयात तहरीर अल शाम के नेता हैं मोहम्मद जौलानी और 1982 में रियाद, सऊदी अरब के रियाद में उनका जन्म हुआ था। पिता एक पेट्रोलियम इंजीनियर के रूप में काम करते थे। तो कौन है अबू मोहम्मद जौलानी, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। परिवार उनका 1989 में सीरिया लौटा, दमिश्क के पास बस गया। 2003 में अबू मोहम्मद अल जौलानी इराक चले गए। इराक में अल कायदा में शामिल हो गए। और अमेरिकी सेना ने 2006 में गिरफ्तार कर 5 साल तक हिरासत में रखा। तो ये है अबू मोहम्मद जौलानी का जो एक तरह से कह सकते हैं उनका सफ़र। और अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा स्पीकर पद के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। विधान भवन सचिवालय से बताया गया है कि शनिवार को स्पीकर पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। वैसे विधानसभा में महायुति के संख्या बल को देखते हुए स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है और इसलिए माना जा रहा है कि आज दोपहर तक विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। अध्यक्ष की रेस में भाजपा की ओर से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर पिछले अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आगे चल रहे हैं। इसके अलावा समीर कुनावर और चैनसुख संचेती के नामों पर भी चर्चा चल रही है। विधानसभा सत्र के पहले दिन कल 173 विधायकों ने शपथ ली और अब 115 विधायकों को शपथ लेना बाकी है। इसमें ज्यादातर विपक्ष के हैं। विधायकों की शपथ और अध्यक्ष के चुनाव के बाद 9 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नई विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा। वहीं दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा के जरिए भाजपा दिल्ली के जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेगी। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों और सभी वार्ड से होकर ये यात्रा गुजरेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को परिवर्तन यात्रा का संयोजक बनाया गया है। ये यात्रा आज से दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों की एक विधानसभा सीट से शुरू होगी, यानी हर दिन भाजपा 7 यात्रा निकालेगी। ये परिवर्तन यात्रा 2 टियर होगी, यानी 2 चरणों में इसका समापन होगा। सुबह इस पैदल यात्रा की शुरुआत विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल से होगी, जिसके बाद ये विधानसभा के अन्य हिस्सों से गुजरेगी। दोपहर में मीटिंग शुरू होगी, जिसमें इलाके की RWA, NGO, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं से दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शाम को टियर 2 के तौर पर पैदल यात्रा फिर शुरू होगी, जिसके बाद रात को एक और मीटिंग के साथ इसका समापन होगा। यात्रा की शुरुआत और समापन के समय भाजपा के बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही भाजपा ने LED वैन्स को भी दिल्ली में उतारा है, जिनके जरिए वो आम लोगों से सुझाव लेने का काम करेगी। इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी पार्टी जनता से सीधे संपर्क करेगी। भाजपा ने कल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया नारा जारी किया था, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। नारे के साथ भाजपा आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही है। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आज जोधपुर में मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। DD न्यूज संवाददाता ने आयोजन स्थल का दौरा किया। सीमा सुरक्षा बल अपनी स्थापना दिवस के 60वां साल यानी कि 60वां स्थापना दिवस मना रही है। 59 साल सीमा सुरक्षा बल पूरे कर चुके हैं और इस मौके पर जोधपुर के चंदेल परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी
कुछ देर बाद में यहाँ पर शिरकत करने वाले और जाहिर सी बात उनकी प्रतीक्षा है और इसको लेकर सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। अब उनकी प्रतीक्षा हो रही है। जब भी हम सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं तो अपने आप में एक खास कह सकते हैं एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक अंदर से एक अनुभूति पैदा होती है जो कि हमारा सर गर्व से ऊंचा कर देती है। क्योंकि सीमा सुरक्षा बल की जब भी बात होती है तो दुनिया के तमाम सुरक्षा बलों की बात करें या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, उसमें सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है। अगर हम बीएसएफ की बात करते हैं, जो सफर महज 25 बटालियन से शुरू हुआ था वो लगभग 199 बटालियन तक पहुंच चुका है। चाहे सीमाओं की सुरक्षा की बात हो या फिर आंतरिक सुरक्षा की बात हो, पर्यावरण की बात हो या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, सामाजिक क्षेत्र की बात हो या प्रशासनिक क्षेत्र की बात हो, हर जगह आप सीमा सुरक्षा बल की उपस्थिति देख सकते हैं। तो अब से कुछ देर के बाद में इस चंदेल परेड ग्राउंड में परेड का आयोजन होने जा रहा है। कई सारी और बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको बताया जाना जरूरी। तो निश्चित तौर पर हमें इस बात की प्रतीक्षा रहेगी कि जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर आएंगे तो वो क्या कुछ कहते हैं और किस तरीके से बीएसएफ की प्रशंसा करते हैं, बधाई देते हैं और क्या कुछ कहते हैं वो अपने संबोधन में। इस बात को लेकर हम सबकी यहाँ पर प्रतीक्षा रहेगी। मनीष बाजपेयी, चंदेल परेड ग्राउंड, जोधपुर से डीडी न्यूज के लिए। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के लिए किसानों का समूह आज फिर कूच करेगा। 101 किसानों का ये जत्था आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए मार्च करेगा। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों के पैदल मार्च को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की है और मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई है। घग्गर नदी पर भी पहरेदारी बढ़ा दी गई है। हरियाणा सरकार ने अंबाला के 11 जिलों में सुरक्षा कारणों के चलते 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की है। साथ ही साथ बल्क एसएमएस सेवाएं भी बंद हैं। अंबाला में जिला प्रशासन ने पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री और नेता अलग अलग मंचों पर किसानों से वार्ता की बात को दोहरा रहे हैं। इस बीच हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को पत्र लिखकर अपील की है कि बॉर्डर पर जहां बैरिकेडिंग की गई है उससे करीब 1 किलोमीटर पहले ही मीडिया को रोक दिया जाए। शुक्रवार को किसानों के साथ काफी संख्या में मीडिया कर्मी भी थे। इस वजह से कानून व्यवस्था बनाए रखने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में भाग लेंगे। कुरुक्षेत्र के पवित्र ब्रह्म सरोवर तट पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें तंजानिया का प्रतिनिधिमंडल भी भाग ले रहा है। इस महोत्सव में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें महाभारत के यादगार क्षणों के साथ साथ पवित्र ग्रंथ भगवद गीता के उपदेशों को भी दिखाया जा रहा है। 28 नवंबर से शुरू ये महोत्सव 15 दिसंबर तक चलेगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा शुरू ये महोत्सव कुरुक्षेत्र के महत्व पर जोर देता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसके तहत हर साल एक सहयोगी देश को चुना जाता है ताकि गीता के संदेशों का वैश्विक स्तर पर प्रसार किया जा सके। इस बार तंजानिया को चुना गया है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, उधमपुर जिले के रहमबल इलाके में कथित तौर पर आपसी झगड़े और आत्महत्या की घटना में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और 1 घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उधमपुर के एसएसपी आमोद नागपुरे के मुताबिक शुरुआती जांच के अनुसार ये साबित हो गया है कि घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। मृतक पुलिसकर्मियों को पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रियाओं के लिए जीएमसी उधमपुर ले जाया गया है। सुबह 6:30 बजे की वारदात है और ये सुपोर से तलवाड़ा की तरफ ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे थे और यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे हैं, उन्होंने जो इनिशियल तफ्तीश की है उससे साबित हुआ है कि AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ है। 2 पुलिसकर्मियों की डेथ हुई है, तीसरा पुलिसकर्मी जो है वो सेफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस की ओर से जॉर्ज जैकब कोवाकड को रोमन कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बनाए जाने पर कहा है कि मुझे खुशी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि ये भारत के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि जॉर्ज कार्डिनल कोवाकड ने प्रभु यीशु मसीह के
एक उत्साही अनुयायी के रूप में मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। और अब बात प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों पर, तो तैयारियां जोरों पर जारी हैं और इसी कड़ी में नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचकर टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया है और निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश चंद्र उपाध्याय ने हवाई अड्डे पर शुरू हुई नई सुविधा मीट एंड ग्रीट की जानकारी दी। वहीं अब आने वाले दिनों में प्रयागराज एयरपोर्ट पर लगभग 8 हवाई जहाज खड़ा कर सकने की सुविधा हो जाएगी। हमारे यहाँ मीट एंड ग्रीट सेवा का संचालन शुरू हुआ है, जिसमें हम आने वाले यात्रियों को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रॉली असिस्टेंस, टिकटिंग असिस्टेंस और टैक्सी असिस्टेंस, जो कि पेड व्यवस्था है। और आने वाले समय में महाकुंभ में और भी चीज़ें प्रस्तावित हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के बैठक के दूसरे दिन निर्माण को पूर्ण करने के साथ ही संपूर्ण परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने और संवारने पर भी मंथन किया गया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुग्रीव किले से राम मंदिर के परकोटा तक के 1 किलोमीटर के दर्शन मार्ग पर जगह जगह स्थायी मंडप बनाए जाएंगे, जिसका निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। रामनवमी से पूर्व इनके बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इन पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ मंदिर के निचले चबूतरे पर 85 पत्थरों से भित्ति चित्र बनाए जाएंगे। इन पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक अंकित होंगे, जिसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी होगा। फरवरी के बाद श्रद्धालु इन म्यूरल यानी कि भित्ति चित्रों को देख सकेंगे। इसके साथ ही परिसर में बन रहे सप्त मंदिर भी फरवरी तक पूर्ण हो जाएंगे। हमारा तत्काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, सप्त मंडप जिसको कहते हैं, उसको भी पूर्ण किया जाना है। और कम से कम परकोटा का 3/4 कार्य पूर्ण हो जाए। तो ये सभी चीज़ें कल देखी गई हैं। जो लोअर प्लिंथ पे राम कथा बनाई जा रही है, जो कि स्टोन पे कार्व होकर के लगेगी, वह भी शुरू हो गया है कार्य। मैं कहूँ तो आर्ट वर्क पूरा हो गया है, पत्थर पे कार्य पूरा हो गया है और उसको लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से AQI बढ़ने लगा है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI फिर से 300 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के शादीपुर में सबसे ज़्यादा AQI 348 दर्ज किया गया, तो वहीं आनंद विहार में AQI 345 पहुंच गया है। इसके अलावा लोधी रोड में सबसे कम AQI 158 दर्ज किया गया। पिछले दिनों दिल्ली का AQI 200 से नीचे चला गया था। इसी बीच दिल्ली में शीतलहर जारी है। IMD के अनुसार आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में MP की 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हुई। नर्मदा के किनारे बसे इस क्षेत्र में वो सब है जो निवेशकों की ज़रूरत होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बार देश दुनिया के उद्योगपतियों को नर्मदापुरम में आमंत्रित किया है। इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में राज्य को 31,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। राजधानी भोपाल से सटे और नर्मदा के किनारे स्थित नर्मदापुरम में शनिवार को 6वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 3000 से अधिक MSME प्रतिनिधि और 75 प्रमुख निवेशक पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 82 औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमि पूजन और उद्घाटन किया। साथ ही निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री की निवेशकों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी हुई, जिसमें 10 से अधिक प्रमुख निवेशकों ने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। इसके अलावा राउंड टेबल सत्र का आयोजन हुआ, जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित रहा। इसके साथ ही निर्यात कैसे शुरू करें और पर्यटन में निवेश संभावनाएं जैसे विषयों पर
सेक्टोरल सत्र का भी आयोजन हुआ। निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश के लिए समग्र रूप से बात करने की जरूरत है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है पूरे देश का, और देश का तो क्या दुनिया के अंदर, माननीय मोदी जी ने भारत का 2014 के बाद जो परिदृश्य बदला है, उस परिदृश्य में बदलते दौर में दुनिया के अंदर विश्वास हुआ है कि कोई देश की प्रगति हो न हो, एकमात्र देश भारत है जो दुनिया के सामने आदर्श रूप में अपनी पहचान बना के आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर पर्यटन, खनिज, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा आदि विभागों के प्रमुख सचिवों ने राज्य में मौजूद संसाधनों और संभावनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। इस मंच पर राज्य में निवेश कर चुके बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे। निवेशकों ने राज्य में उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश की भी जानकारी दी। इस तरह से अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हर रीजन में जाके वहाँ की क्या क्या खासियत है उस चीज़ को समझ के, समझा के और लोगों को बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दैट इज़ मोर मीनिंगफुल। हमने रतलाम में एक 62 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल प्लॉट हमारे को अलॉट हुआ है, तो वहाँ पर हम ऑलरेडी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। पहले 4 स्टेट्स में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन के लिए हम बड़ा एक्सपेंशन देख रहे हैं। कॉन्क्लेव में आए डेलीगेट्स के लिए खाने में पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजनों को परोसा गया। साथ ही उद्योग के साथ साथ निवेशकों को यहाँ की संस्कृति और परंपरा से भी रूबरू कराया गया। आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। और आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। रूस में राजनाथ सिंह अपने समकक्ष एंड्री बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक 10 दिसंबर को मॉस्को में होने जा रही है। इस बैठक में सैन्य, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आपसी हित के समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री भारतीय नौसेना की नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुर्शिल को कलिनिनग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड से सोमवार को नौसेना में शामिल करेंगे। इस समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में मॉस्को में अज्ञात सैनिक के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर के बाद बहरीन की राजधानी मनामा पहुंचे। विदेश मंत्री आज मनामा डायलॉग के 20वें संस्करण में शामिल होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर आज विदर रीजनल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन नामक सत्र में अपने विचार रखेंगे। इस सत्र में डॉक्टर जयशंकर के अलावा चेक गणराज्य के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और बहरीन के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। बहरीन के दौरे पर डॉक्टर जयशंकर का बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी के साथ चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और भारत और बहरीन के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों पर भी चर्चा होगी। और बात करें खेलों की तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच आज 11वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। सिंगापुर में चल रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 11वें राउंड का खेल भारतीय समय अनुसार आज दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कल दोनों खिलाड़ियों के बीच 10वें दौर की बाजी ड्रॉ रही थी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।